नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्जी किसान नेताओं के द्वारा जो दिल्ली कूच का नारा देकर हरियाणा के बॉर्डर पर जो वहां सड़कों को जाम किया गया है, उनसे सरकार लगातार बात कर रही है। तीन तीन केंद्रीय मंत्रियों को इस बात में लगाया गया कि जो ये किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों को घेर कर बैठे हैं और जिद पे अड़े हैं कि हमें दिल्ली जाना है, आखिरकार इनकी मंशा क्या है। तीन तीन मंत्रियों ने जानने की कोशिश की और ये कोशिश भी की कि जो इन्होंने 12 मांग रखी हैं, क्या इनमें कुछ ऐसी मांग हैं जिनको पूरा किया जा सकता है। तो सरकार के सूत्रों के अनुसार जो 12 मांग इन्होंने रखी हैं, उन मांगों को देखकर ही ये लगता है कि इन्होंने ऐसी मांगे छांट छांट कर रखी हैं जो कभी भी कोई सरकार पूरी ना कर सके। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इनका असली मकसद मांगों को मनवाना नहीं है, इनका असली मकसद है दिल्ली में घुसकर हंगामा मचाना और खालिस्तान मूवमेंट को बल देना। जी हां, मैं जो बात आपको कह रहा हूं, वाकई में आप देखेंगे कि अब तो खुल करके जो आंदोलनकारी हैं वहां मीडिया में बोल रहे हैं कि हां, हमें खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है और हम खुलकर इसके समर्थन में हैं। ये पहले जो पहला आंदोलन था, ये कह रहे थे कुछ घुसपैठिए उसमें घुस गए हैं, खालिस्तानी समर्थक उसमें घुस गए हैं, उन्होंने आंदोलन को हाईजैक कर दिया है। ऐसा कतई भी नहीं है। अब जो दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से जो आंदोलनकारी मुख्य नेता हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वो कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं। दीपेंद्र हुड्डा का नाम सामने आया। दीपेंद्र हुड्डा विदेशों में जाकर सैम पित्रोदा से मिलते हैं। सैम पित्रोदा जॉर्ज सोरस की टीम का एक हिस्सा है, उनके एनजीओ से जुड़े हैं, यानी लिंक बिल्कुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए 7 दिन बीत जाने के बाद भी इन किसान नेताओं में, मैं तो इन्हें फर्जी कहता हूं, फर्जी किसान नेताओं में और केंद्र के सरकार में कोई समझौता नहीं बना है। ये बनेगा भी नहीं। आप इसको 20 दिन बुला लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि जो मांग है उनमें से एक भी मांग यदि मान ली गई सरकार के द्वारा, पहली बात, वो देश के अन्य लोगों के साथ अन्याय होगा। क्योंकि अगर पंजाब के किसान, जो कि सबसे ज्यादा संपन्न किसानों में गिनती है, उनकी मांग अगर उनको गरीब मानकर मान ली गई, जिनके पास 20-20 लाख के ट्रैक्टर हैं, 20-20 लाख की कार हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, विदेशों में बच्चे और रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारी मांग मानो, हमें वृद्धावस्था पेंशन दो, हमें जो है ये मांगो ये मांगो ये मांगो, जो कर रहे हैं, बाकी देश का किसान इस पर मौन क्यों है? वो केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं उससे संतुष्ट क्यों है? हालांकि अभी पूरे देश में जो किसानों के लिए अभी सरकार को करना है वो काम काफी बाकी है। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूं, वाकई में अभी खेती के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। ऑर्गेनिक खेती की तरफ अब सबका ध्यान जा रहा है, लेकिन उसके लिए ना तो जानकारी है, ना जागरूकता, ना संसाधन, ना उनको उस तरह का रेट मिलना, यानी बहुत काम होना बाकी है। लेकिन ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, ये जो हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हैं, हरियाणा पंजाब के, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये केवल एक राजनीतिक आंदोलन है। 2024 का लोकसभा चुनाव देखते हुए ऐसा खाका तैयार किया गया है और एक टूल किट तैयार की गई है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के गठबंधन से उपजा है। पंजाब से चल करके ये किसान चलते हैं ट्रैक्टर लेकर, पंजाब में इनको कहीं रोका नहीं जाता। हरियाणा का बॉर्डर आता है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और यदि बीजेपी की सरकार हरियाणा में नहीं होती, खट्टर जो है मनोहर लाल अगर सीएम नहीं होते, तो निश्चित जानिए कि ये सभी ट्रैक्टर, जिनकी संख्या आज लगभग 3000 के करीब है, 20,000 किसान, ये दिल्ली में होते और दिल्ली में जगह जगह उत्पात मच रहा होता। और इनका एक सूत्री कार्यक्रम है खालिस्तान की मांग करना, दिल्ली की सड़कों पे तांडव मचाना, लाल किले पे वो निशान लहरा देना जो पिछली बार लहराया था, और अपनी मांग को प्रबलता से रखना। अब ये इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि हरियाणा में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब ये हरियाणा के बॉर्डर पर आप अगर देखेंगे, तलवार, भाले, घुड़सवार, ये काहे के लिए है? युद्ध लड़ने जा रहे हो? वो कहते हैं साहब गुरु की फौज है। गुरुजी ने जो फौज बनाई थी, गुरुजनों ने, वो तब बनाई थी जब विदेशी आक्रमणकारी थे, वो धर्मांतरण कर रहे थे, महिलाओं का बेइज्जती करते थे, उनका शील भंग करते थे, उनसे रक्षा के लिए फौज बनाई थी, देश की रक्षा के लिए। अगर आप ये मानते हैं कि ये देश हमारा नहीं है, तो ऐसे भी बयान वहां से आए हैं।
असल में आपको बता दूं, ये सारी चीजें देखते हुए मैं आपको मांग बताऊंगा तो सारी वो लिस्ट लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है जिससे मैं कह रहा हूं कि इनको कोई मांग मनवानी नहीं है, केवल सरकार को मजबूर करने के लिए देखना था, जिससे कि मैसेज ये दे सके कि साहब हमने तो 12 मांग रखी थी, हमारी सरकार ने मानी नहीं, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मांग देखिए, मैंने पहले भी बताई है। एक है एमएसपी पर गारंटी। एमएसपी पर यदि गारंटी दी जाती है तो अब आप समझ रहे हैं, एमएसपी पर गारंटी का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार एक रेट तय कर देगी हर फसल का, और जो तय कर देगी उससे नीचे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं सकता, अगर खरीदे तो उसको जेल हो जाए, ये गारंटी दे दें। इस पर मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई व्यापारी जेल क्यों जाएगा और वो क्यों महंगी अनाज खरीदेगा? अगर उसको कंपटीशन में सस्ती मिल रही है तो वो विदेशों से आयात करेगा, और ऐसे बड़े बड़े कई व्यापारी हैं जो विदेशों से आयात करते हैं। और हमने देखा है कि जब इस तरह की हड़तालें होती हैं, चाहे प्याज की हड़ताल हो जाए, प्याज वाले मंडी वाले कई बार हड़ताल करते हैं तो सरकार विदेशों से मंगाती है। दाल कभी कमी पड़ जाती है तो विदेशों से मंगाई जाती है। अब अगर ये इस तरह की बातें करेंगे तो इसका असर सीधा बाजार पर पड़ेगा और गरीब किसानों पर पड़ेगा जिनके पास जमीनें थोड़ी हैं। एमएसपी पर सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलता है तो वो पंजाब के किसान हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये आंदोलन करने वाले पंजाब के ही हैं, क्योंकि इनको जो फंडिंग करने वाले लोग हैं वो वही हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। उसी फंडिंग से बिस्लरी की बोतलें, बड़े बड़े ट्रैक्टर, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था जो चल रही है ये इसीलिए है। और इसके बीच में घुसे हुए हैं मंडी के दलाल। कुछ आम किसान भी हैं जिनको ये लगता है कि उनको 10,000 रुपया महीना की पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने एक मांग ये भी रखी है कि सभी 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए की पेंशन मिले। अब आप सोचें कि कोई झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला है, कोई खेत मजदूर है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई रेड़ी पटरी पर कमा रहा है, उसको पेंशन ना मिले, लेकिन ये 100 बीघे जमीन के मालिक जिनके पास ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी गाड़ी, हाथ में आईफोन, जो कह रहे हैं हमारा क्या हो गया अगर हम ये रखते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हो जाए तो हमें 10,000 रुपया पेंशन मिले। यानी तय कर लिया कि कोई भी मांग पूरी होगी नहीं और हम आंदोलन फिर करते रहेंगे और सरकार को गाली देंगे और ये कहेंगे देखो जी हमने मांग रखी, इन्होंने नहीं मांगी, इसलिए हम वापस नहीं जा रहे, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए सड़कें जाम की हुई हैं और इसीलिए हम दिल्ली कूच का नारा देकर निकले थे। 6 महीने तक हम कहीं जाने नहीं, क्योंकि 6 महीने का राशन लेकर चले हैं। एक इन्होंने क्या मांग की है, लखीमपुर खीरी में जो मारे गए किसान हैं उनको उनकी जांच में तेजी लाई जाए। भाई वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। दूसरा ये कहते हैं कि जो पिछला इन्होंने आंदोलन किया था 2021 का, उसमें ये कह रहे हैं 700 किसानों की मौत हो गई, ये उनको नाम दे रहे हैं शहीद। मैंने पहले भी कहा कि शहीद कौन होता है, जो देश की रक्षा के लिए लड़ाई करता है, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो चाहे सेना में हो। जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो हैं, उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है। अगर धरना प्रदर्शन करने वालों को शहीद का दर्जा देने की बात आई तो इस देश में जगह जगह कई प्रदेशों में हमेशा कहीं ना कहीं डीएम या एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन होते ही रहते हैं। फिर वहां कोई हार्ट अटैक से मरेगा या कोई बीमारी से मरेगा तो फिर सबको मुआवजा चाहिए, सबके फिर ये कहते हैं कि साहब उनका जो है स्मारक बनाया जाए, और लिस्ट बताएंगे नहीं, नाम बताएंगे नहीं, कारण बताएंगे नहीं। काहे का शहीद है भाई? वो अपनी मांग को लेकर नियम देश का तोड़ते हुए, संविधान का उल्लंघन करते हुए आप सड़कों पर बैठे हो, जो नियम का विरुद्ध है। आपने मतलब एक तो आप अपराधी हो गए और ऊपर से आप बात कर रहे हो कि साहब हमें मुआवजा मिले। तो कुल मिलाकर के सरकार को जो भी मांग इन्होंने रखी हैं वो सारी ऐसी हैं। अब इसके पीछे आपको बता दूं कि असली कारण क्या है। जो मैंने कहा, मेरी एक बात हुई कनाडा में, एक मेरे मित्र हैं और उन्होंने, मित्र ने जो बात बताई है मैं अंत में आपको बस शॉर्ट में बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये असल में मोदी के खिलाफ इनके दिमाग में नफरत है। पंजाब में जो कुल सिख हैं उनका मात्र 20 से 25% ऐसे होंगे जो खालिस्तान का समर्थन करते होंगे। 75% ऐसे हैं जो अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उनको इस देश से, इस देश के संविधान से, इस देश की सरकार में आस्था है। कोई खालिस्तानी मामला नहीं है। लेकिन एक मुट्ठी भर लोग
वो विदेशों में बैठे हुए रेफरेंडम कराते हैं और यहां बैठे हुए लोगों को, क्योंकि आज पंजाब की हालत बहुत खराब है, मुझे उन्होंने बताया कि जो लोग विदेशों में बच्चे भेजते थे जमीन बेच बेच कर, आज वहां हालत ये हो गई है कनाडा में कि चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, सरकार का बजट बहुत टाइट है। और अभी उन्होंने बताया कि जो अभी बजट सत्र हुआ है वहां सड़कों के लिए 0 बजट रखा गया है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, हालात खराब हैं। और ऐसे में उन्होंने वहां टैक्स ज्यादा लगा दिए हैं, तो जो पढ़ाई करने के नाम पर वहां बच्चे जा रहे हैं, अब वहां की सरकार, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ $3000 के करीब वहां पढ़ाई करने वाले बच्चों को पैसा दिया जाता था। सरकार का ऐसा रूल है कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और वहां पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हैं। इस सब से अब आप देखें, सरकार ये तय करने वाली है कि जो पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं उनकी फीस डबल कर दी कि भाई डबल पैसे लेके आओ तो आओ, हम नहीं देंगे। और इसीलिए ये सारे के सारे लोग वापसी आने वाले हैं। फिर इनको लगता है कि पीछे ISI है, पाकिस्तान है, चीन है, वो चाहता है कि खालिस्तान अलग बन जाए। तो वो जो कनाडा का मेरा मित्र है वो कह रहा था कि यहां जो सिख क्या सोचते हैं उसके बारे में सवाल किया। उसने कहा अधिकांश यहां जो सिख परिवार के बच्चे या बड़े हैं वो आज के हालात में वो नौकरी पेशा कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि यहां अब इस समय गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस मानसिकता से भी है कि हमारा एक अलग खालिस्तान हो, राज करेगा खालसा। वैसे लोग, उसने बड़ी एक चौंकाने वाली बात बताई कि ये जो आंदोलन चल रहा है, जो अपने 60 साल के ऊपर के लिए 10,000 रुपए की पेंशन मांग रहे हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चे विदेशों में हैं और करोड़ों रुपए के मालिक हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यहां ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि प्रदर्शन में जो मांग है वो पूरी होंगी नहीं, तो खालिस्तानी एजेंडा अपना चला सकेंगे। मेरा सवाल था कि ये मोदी से और हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार है 2014 में आई है, इसके पहले की जो सरकार थी यानी कांग्रेस की, वो सरकार हमारे एजेंडे को इतना हवा दे रही थी कि अगर वो सरकार अगले 10 साल और रह जाती, 24 चल रहा है, वो कह रहे हैं कि इस 2024 से लेके हमें 2010 मतलब और 35 तक अगर रह जाती, 2 टर्म और कांग्रेस की सरकार रह जाती, तो हमारा खालिस्तान बनना पक्का था। जिस तरह की कांग्रेस की नीतियां चल रही थी कि बॉर्डर एरिया पे डेवलपमेंट नहीं, सेना को सामान नहीं, सेना को हथियार नहीं, और टुकड़े टुकड़े करने की नीति से कांग्रेस पहले ही चल रही है, क्योंकि उनके साथ टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथी दल पहले से मिले हुए हैं। और राहुल गांधी तो जगह जगह ये कहता रहा कि भारत जो है राज्यों का समूह है, और उसकी वो उसी पैटर्न पे चल रहा है। उनके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट पर चीन कब्जा कर ले, जो केरल है वो अलग कट जाए, पंजाब जो है वो पाकिस्तान में मिल जाए, कश्मीर भी पाकिस्तान में मिल जाए, और इस तरह से भारत के कई टुकड़े हों। इस योजना पर जो काम कर रहे थे लोग विदेशों में बैठे हुए, उसके पिट्ठू या भारत में बैठे हुए उसी एजेंडे को फॉलो कर रहे थे। और वो कह रहे हैं ये मोदी कहां से आ गया? हम सब जाति के नाम पर लोगों को बांटने में लगे थे, सिख को हिंदू से अलग करने में लगे थे, लेकिन ये जब मोदी आया, इसके आने के बाद राम मंदिर का उद्घाटन, फिर और किसी मंदिर का उद्घाटन, अब कल्की धाम का उद्घाटन, और इसने सारे हिंदू समाज को एक कर दिया। इसके कारण से हमारी जो योजना चल रही थी खालिस्तान की, वो बीच में ब्रेक लग गई, और इसीलिए गुस्सा है कि ये आदमी आ कहां से गया। और इसलिए हमें सबको ये लगता है कि जब तक मोदी सत्ता में है, इस देश का एक और टुकड़ा या 4 और टुकड़ा करना जो हम चाह रहे थे कि ये खंड खंड हो जाए, तो एक खंड हमारा हो जाए यानी खालिस्तान, ये पूरा नहीं होगा। और इसलिए ये इन्हें बताया गया ऊपर से कि पूरी ताकत झोंक दो, डॉलर झोंक दो, जिनके बच्चे विदेश में हैं किसी भी तरह से वहां से कांटेक्ट करो और पैसा खर्च करो, ताकि मोदी 2024 में फिर से आ ना जाए। मोदी को रोकने के लिए आंदोलन और दंगे फसाद कराना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ऐसा खाका तैयार करो, ऐसा बहाना तैयार करो जिसको सरकार पूरा ना कर पाए। इसीलिए ये आंदोलन में ये मांगे रखी हैं। ना आंदोलन में सरकार मांग पूरी करेगी, ना ये आंदोलन खत्म होगा, और इसी बीच इस आंदोलन के जरिए ये अबाल बबाल करेंगे, पुलिस को गोली चलाने पे मजबूर करेंगे। अभी रबड़ की गोलियों को भी गोली बता रहे हैं, और क्या क्या कहकर बदनाम कर रहे हैं, ये उकसाएंगे जरूर,
ताकि गोलियां सच में चलें और ये नैरेटिव सेट कर सकें कि मोदी किसान विरोधी है। लेकिन हमें सतर्क रहना है ऐसी शक्तियों से जो मोदी को 2024 में सत्ता में आने नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको देश को बांटना है, देश को काटना है। और इसलिए बहुत सतर्कता के साथ रहो। और मैं सभी किसान भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी बहकावे में ना आए जो हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हो। इंटेलिजेंस के पास इस तरह की इनपुट्स पहले से हैं कि ये इस तरह का बवाल करेंगे, और इसीलिए आप देख भी रहे हैं कि कोई भी किसान इनके साथ खड़ा नहीं है। ये बात अलग है कि कांग्रेस या वामपंथी या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इनके साथ अगले कुछ दिनों में आपको शामिल होते दिखाई दे जाएं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।